दोस्तों, एक बच्ची अपने पिता से मिलने के लिए इतनी उतावली हो जाती है कि वह अपनी माँ, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, और अपनी एक छोटी बहन होती है जिसकी उम्र लगभग सिर्फ 8 माह की होती है, और साथ लेती है। और साथ लेने के बाद ठीक बिजनौर से ही एक बस पकड़ती है और देहरादून के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके परिवार वाले सोचने लग जाते कि आखिर अभी तक हमारी अपनी बच्ची का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन पुलिस जो होती है इसके तो सुलझाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। लेकिन 4 दिन बाद बच्ची और साथ में उसकी अपनी छोटी बहन और उसकी अपनी माँ एक कूड़े के ढेर में गजे हुए तरह से मिलते हैं। लेकिन पुलिस जब सबके सामने इन तीनों के हत्या का रहस्य लाती है तो इसे सुनकर हर कोई परेशान और हैरान हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर आप अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में जहां से आज आप वीडियो देख पा रहे हैं उस स्थान का नाम और साथ में अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तराखंड प्रदेश और ठीक उसी का जाना माना शहर पड़ता है अब देहरादून, और ठीक उसी में ही एक पटेल नगर कस्बा पड़ता है, और ठीक उस एक जाना माना अब ब्रह्मपुरी मोटा इलाका पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 25 जून और साल 2024 का ही। तभी पटेल नगर में ही एक पेट्रोल पंप होता है। अब सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम जो राहगीरी होते हैं मौके पर अपने ड्यूटी के लिए निकलना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं राहगीरी में से एक व्यक्ति के नाक में बड़ी तेज होता है गंध, उसी कूड़े के ढेर में से आना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति वहीं खड़ा होकर काफ़ी तरीके से सोच विचार करता है। तभी वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस व्यक्ति के सामने अपनी राय रखते हुए कहने लग जाते हैं कि इस रास्ते पर हम कई दिनों से आ जा रहे हैं, तो हमारे नाकों में गंध थोड़ी एहसास तो हो रहा था, लेकिन आज तो काफ़ी हद से ज़्यादा गंध आ रहा है। अब वह जो व्यक्ति होता है उसी समय उन व्यक्तियों की बात सुनता, उन व्यक्तियों को इशारा मारता और साथ लेता है, और लेने के बाद ठीक जो होता है उसी कूड़े की तरफ बढ़ पाता है। क्योंकि उसी कूड़े में काफ़ी साले विषैले जानवर भी रहते हैं, और वह व्यक्ति जो होता है कैसे न तैसे कर बच बचाव कर कूड़े के ढेर के पास जब पहुंचता है तो गंध बड़ी तेज़ जो होता है उसकी नाक की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन सभी के मन में एक आशंकाएं जन्म लेती है। उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है उन्हीं व्यक्तियों को द्वारा अब कंट्रोल रूम को दे दिया जाता है। लेकिन इसकी जो सूचना होता है कंट्रोल रूम के द्वारा अब पटेल नगर कस्बे में दे दिया जाता है। और पटेल नगर कोतवाली में जब इस तरह की सूचना पहुंचता है, पहुंचने के बाद वहाँ कोतवाल होते हैं मौके पर कमल कुमार राठी। जैसे सूचना पाते हैं उसी समय इसकी जो सूचना होता है अब देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को दे देते हैं, और साथ में अपने दल बल टीम को राठी साहब लेते हैं। और लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है ठीक उसी पेट्रोल पंप के बगल जब पहुँचते हैं देखते हैं मौके पर राहगीरियों का काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा हो चुका है, और राहगीरी जो होते हैं मौके पर वहाँ पर कोतवाल साहब को इशारा मारते हैं और राठी साहब साथ लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है कूड़े के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही कूड़े को हटाते हैं तो उसमें 2 जो होता है काले बैग निकल जाते हैं, और काले बैग को जैसे ही उनके सहयोगियों की तरह खोला जाता है तो उसी काले बैग में 2 बच्चियों की डेड बॉडी पूरी तरह से अर्धनग्न अवस्था में निकलती है। और पुलिस की टीम वही देखकर काफ़ी अचंभे पड़ जाती है, और पुलिस की टीम तब भी नहीं समझ पाती है कि आखिर जो होता है इस घटना को अंजाम देने के लिए हत्यारे ने कौन सा साथी तरीका अपनाया हुआ है। पुलिस की टीम घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती, तभी उसी वक्त वहाँ पर उसी टीम और साथ में इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त वहाँ बड़े अधिकारी को लग जाता है, और पुलिस की जो टीम होती है पोली बैग की तौर तरीके से निरीक्षण करती है। उसी में पता चलता एक पर्ची होती है, पुलिस की जो टीम होती है उस पर्ची को अपने पास रख लेती है, और घटनास्थल का तौर तरीके से दोबारा निरीक्षण करना शुरू कर देती है कि आखिर अभी तक गंध कहाँ से हमारे नाकों में आ रहा है। काफ़ी सारे एहसास होते हैं लोगों को भी, होने के बाद भी लोग का तरह की बातें करते हैं। उसकी जो टीम होती है दोनों की बॉडी को वही कब्जे में लेती है। बच्चियों की उम्र होती है लगभग एक का 14 से 15 साल के आसपास होता है, एक का लगभग वही 9 से 10 माह के आसपास ही दिख रहा होता है। अब पुलिस की जो टीम होती है दोनों बच्चियों की
बॉडी का जांच पड़ताल करते हुए इस केस के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए पुलिस की टीम घटनास्थल का तौर तरीके से अपने हिसाब से निरीक्षण करना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक तो 18 घंटे का वक्त बीत जाता है। इसी बीच वहाँ पुलिसकर्मियों को एक और चौंकाने वाली सूचना मिल जाता है कि लगभग वहाँ से कुछ दूर पर एक फोम होता है। उसी फोम में ही एक महिला की डेड बॉडी पुलिस टीम को बरामद हो जाती है। पुलिस की टीम जैसे ही देखती है महिला की बॉडी को, उसी समय काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि इस तरह की जानकारी लगने के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी सी फैल जाती है। आखिर 3 हत्या कर कोई भी व्यक्ति इस तरह ठिकाने कैसे लगा सकता है। उस महिला की जो उम्र होती है लगभग यही 30 से 32 साल के आसपास होती है। पुलिस की जो टीम होती है अब तीनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद उसी वक्त वहाँ जो खड़े व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी जो व्यक्ति होता है अब इधर ना तीनों बच्चियों का और ना इधर उस महिला का शिनाख्त कर पाता है। पुलिस की टीम भी उसी वक्त तीनों बॉडी का फ़ोटोशूट करवा देती है और उठाकर अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, जिलेवार थाने होते हैं, सब में उस अज्ञात डेड बॉडी का फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है, ताकि अगर कहीं भी किसी महिला के साथ 2 बच्ची का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो, तुरंत इस चीज़ की सूचना जो होता है हमें लग जाए। और पुलिस की टीम जो होती है आनंद फान में वहीं तीनों बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और पुलिस की टीम इधर इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले उस प्लास्टिक के थैले का अपने तौर तरीके से जब निरीक्षण करना शुरू कर देती है तो पता चलता है प्लास्टिक जो थैला होता है वह टोटली एक कोरियर होता है, जो ठीक ब्लू डार्ट के कोरियर का स्टिकर लगा होता है। उसकी टीम समझ जाती है कि बस करो, बॉडी को ठिकाने लगाने में ब्लू डार्ट के कोरियर का उपयोग किया गया है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब इस ब्लू डार्ट कोरियर के कंपनी से संपर्क करती है। हो सकता है वहाँ इस बच्चियों या दोनों महिला के शिनाख्त का कोई सबूत मिल जाए। इसीलिए पुलिस की टीम जब कंपनी संपर्क करती है तो वहाँ भी कोई पुलिस को सबूत नहीं मिलता। पुलिस की टीम काफ़ी हताश हो जाती, खाली हाथ लौट आती है। इसीलिए पुलिस की टीम एक टीम गठित करती है जिसमें काफ़ी सारे बड़े अधिकारी होते हैं। और इस केस को जांच पड़ताल करने के लिए जब लग जाते हैं तो पुलिस के सामने जो पर्ची मौके पर घटनास्थल पर प्लास्टिक के थैले में बरामद हुई थी और पुलिस की टीम उसको जब देख रेख करती है तो पता चलता है वह जो पर्ची होता है टोटली एक बस परिवहन का पर्ची होता है। और उस पर्ची में साफ साफ लिखा होता है कि बिजनौर के ही नाटौर से ही सीधा का सीधा देहरादून के लिए वह टोटली एक टिकट बना होता है, जिसमें एक बालिग एक नाबालिग बच्ची का नाम लिखा होता है और एक महिला का नाम लिखा होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उस परिवहन विभाग की पर्ची लेती है और लेने के बाद सीधा का सीधा अब जाती है उत्तर प्रदेश के परिवहन के उस बस के संपर्क करती है। और जब बस कंडक्टर संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ, इस बस में एक महिला 2 बच्चियों को लेकर बैठी हुई थी। और पुलिस की टीम जब उस महिला के बारे में जानकारी लेती है और लेने के बाद पता चल जाता कि ठीक जो होता है हुलिया उस अज्ञात तीनों बॉडी से मैच कर रहा है। अब पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर यह जो महिला होती है सीधा का सीधा नाहटौर से ही अब देहरादून किस कारणवश गई हुई थी और देहरादून के इलाके में इन बच्चों और साथ में महिला की बॉडी कैसे प्राप्त हुई। यह सब जानकारी के लिए पुलिस की टीम अब उसी वक्त इस केस के सिलसिले में सबसे पहले अपने उस घटनास्थल पर जितने भी स्पेस इलाके होते हैं उनमें निरीक्षण करना शुरू कर देती है। और वहीं और पास ही एक कंपनी होता है टिम्बर फैक्ट्री। उसी टिम्बर फैक्ट्री में पुलिस की टीम जब पहुंचती है तो वहां काफ़ी कर्मचारियों से अब पूछताछ करती है। तभी पता चलता वहां एक कर्मचारी होता है जो ठीक इधर नाटौर का ही अब रहने वाला होता है। और पुलिस की टीम के सामने काफ़ी सारे उलझन आ जाते हैं कि आखिर जो होता हुआ जो महिला सीधा का सीधा नाटौर से ही बस पकड़ी हुई थी और देहरादून के लिए निकली हुई थी, यानी कि उस कर्मचारी से इस महिला का ज़रूर कुछ लेना देना है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले नाटौर कस्बे से संपर्क करती है। और जब संपर्क करती है तो पुलिस के सामने ठीक जो होता है अब 26 जून साल 2024 का एक चौंकाने वाला रहस्य निकल के आ जाता है। तो पता चलता है कि ठीक नाटौर थाने में ही जो बिजनौर ज़िले में पड़ता है उस थाने में ठीक है 2 दिन पहले ही एक महिला और साथ में 2 बच्चियों का गुमशुदा का मुकदमा उनके अपने किसी हितग्राही के द्वारा दर्ज कराया गया होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक नाटौर के ही थाने जा पहुँचती है। और जब उस महिला और उस बच्ची का गुमशुदा का फ़ोटो पुलिस की टीम देखती है, देखने के बाद तुरंत ही शिनाख्त कर लेती है कि बस करो, यह तो जो हुलिया होता है मौका पर पेट्रोल पंप के बगल मिले हुए कूड़े के ढेर में बच्ची और साथ में उस महिला से पूरी तरह से मैच कर रहा है। और पुलिस की टीम जब उस महिला का नाम पता देखती तो पता चलता उस नाम होता है अब रेशमा
और दोनों बच्चियों का नाम होता है आयात और आयाशा। और पुलिस की जो टीम होती है नाम पता जब लेती है, लेने के बाद ठीक जो होता है अब रेशमा के ही ठिकाने पर पहुंच जाती है। पता चलता है जो ठिकाना होता है रेशमा का, मौके पर वो अपना मायका होता है। पुलिस की टीम उसके मायके वालों से पूछताछ करती है और वहाँ भी काफ़ी चौंकाने वाले पुलिस के के सामने रहस्य निकल के आ जाते हैं। पता चलता है कि रेशमा जो होती ठीक 3 साल पहले एक तलाकशुदा थी और तलाकशुदा के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीने के लिए जो होता है 3 साल पहले सिर्फ एक बच्ची के साथ ज़िंदगी इधर एक युवक के साथ बिताने का फैसला लेती है। वह युवक कोई और नहीं होता है जिसका नाम हसीन होता है। और पुलिस की टीम के सामने जैसे ही हसीन नाम आता है, पुलिस की टीम चौंक जाती है कि अरे यह तो टिम्बर फैक्ट्री में काम करने वाला वह युवक है, कर्मचारी हसीन ही है, जो ठीक देहरादून के ही बोडोवाला इलाके में वह फैक्ट्री स्थित है। इसीलिए पुलिस की टीम जैसे ही खबर पाती है, सारा माजरा जो होता है अब रेशमा के मायके वालों से समझ लेती है। सारा माजरा समझने के बाद पुलिस का जो शंका होता है अब सीधा का सीधा जाकर हसीन के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब देहरादून के ही बोडोवाला इलाके में पहुँचती है और उसी टिम्बर कंपनी में पहुँच जाती है। तो वहाँ पर सही में हसीन नाम का एक व्यक्ति होता है, लेकिन पुलिस का घंटे उस समय तो नहीं चलता। लेकिन पुलिस की टीम काफ़ी कर्मचारी से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद हसीन का आता पता मिल जाता है। पुलिस की जो टीम होती है ठीक उसके ही कमरे पर पहुंचती है और वहीं से धर दबोचती है। लेकिन जैसे ही हसीन पुलिस को देखता है, उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से तोते हो जाते हैं। और पुलिस की टीम रेशमा और साथ में रेशमा के दोनों बच्चियों की हत्या के बारे में अब जैसे ही हसीन से पूछताछ करती है, करते ही वह जो होता है तुरंत हसीन का जो चेहरा होता है पूरी तरह से अदल बदल जाता है। पुलिस की टीम उसी वक्त रेशमा के बारे में जानकारी लेने के लिए जैसे ही अपने मुंह खोलते हैं, तुरंत उसी वक्त हसीन जो होता है इधर दोनों बच्चियों और साथ में उस महिला के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर जाता है। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत जो होता है अब रेशमा के मायके के द्वारा आ चुका होता है, क्योंकि रेशमा जो होती है हसीन के साथ लगभग 3 साल से रिलेशन में तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी मायकों को बतलाकर रह रही होती है। अब पुलिस की टीम के सामने इस तरह की जब सच्चाई आती है, पुलिस की टीम उसी वक्त हसीन के ऊपर अब दबाव मारती है। पहले तो हसीन 4 बात इधर उधर करता है, लेकिन पुलिस की टीम के सामने सबूत होने की वजह से अब जैसे 5 मिनट का बड़े ही शक्ति भरे कदम उठाती है, तो उसी वक्त हसीन जो होता है इधर रेशमा साथ उसके दोनों बच्चियों की हत्या को जो जुल्म होता है कबूल कर लेता है। लेकिन जो कहानी बतलाता है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से मुँह से आ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है और बिजनौर, और ठीक उसी का ही एक नाहटौर जाना माना अब कस्बा पड़ता है। उसी का ही एक फरीदपुर जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला हसीन होता है। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं और टोटल एक भाई और एक बहन भी होते हैं। लेकिन इधर कुछ साल पहले जो होता है अपनी रोजी रोटी के तलाश में सीधा का सीधा उत्तराखंड के ही अब देहरादून चला आता है। और जब देहरादून चला आता है तो ठीक वहीं ब्रह्मपुरी में ही अब जाकर जो पटेल नगर पड़ता है उसी इलाके में बोडोवाला पड़ता है, और वहीं पर ही एक टिम्बर फैक्ट्री होता है। उसी में जाकर मौके पर अब नौकरी करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ सालों के अंदर जो होता है नौकरी करते करते उसकी जो तरक्की होती है वहाँ रहकर आसमान सोना उसके नाम से शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अपनी कंपनी में रहकर काफ़ी तौर तरीके से मान सम्मान के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और तभी घटना से मात्र अब 3 साल पहले जो होता है इधर हसीन की मुलाकात इधर जाकर रेशमा से हो जाता है। रेशमा जो होती है एक तलाकशुदा औरत होती है। उसकी अपनी एक बेटी भी होती है जिसकी उम्र लगभग अब इधर 11 साल के आसपास होती है। अपनी तलाकशुदा ज़िंदगी जीने के लिए मौके पर एक कंपनी में नौकरी कर रही होती है। तभी एक बाज़ार में जाकर मुलाकात इधर हसीन का जाकर अब रेशमा से हो जाता है। लेकिन रेशमा के खूबसूरती को जैसे ही हसीन देखता उसी वक्त दीवाना हो जाता है, और हसीन भी इधर रेशमा के बारे में एक एक बात कार की जानकारी ले लेता है। और रेशमा भी अपनी सारी मजबूरियों का एक एक करके पेश जो होता है हसीन के सामने कर देती है। और जैसे करती है तो हसीन समझ जाता कि बस करो, रेशमा की एक अपनी मजबूरी है, उसके पास अपनी एक बेटी है, उसी के पालन पोषण के लिए जो होती है दर दर भटक रही है, जिसकी वजह से हसीन जो होता है उसी वक्त अपनी लुभावने वाले जाल जो होता है रेशमा के ऊपर फेंक देता है। और फेंकने की वजह से अब रेशमा जो होती है उसके पापा में बड़ी जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच मोबाइल नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं। आदान प्रदान की वजह से दोनों के बीच जो होता है धीरे धीरे प्यार भरी बातें होनी शुरू हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने अपनी परेशानियों को दूर करते हुए ज़िंदगी गुजारने तक का फैसला ले लेते हैं। और इसी बीच दोनों के बीच प्रेम
प्रसंग का सिलसिला चल पड़ता है। और जब चल पड़ता है तो इधर हसीन जो होता है अपने कमाई का आधा ज़्यादा हिस्सा होता है अब रेशमा के हाथ में रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रेशमा बेदौर तरीके से अब हसीन को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए फ़ैसला ले लेती है। और रेशमा और इधर हसीन के बीच संबंध भी पनप जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है बेहतर तरीके से अब इधर जाकर नाटौर में ही रहकर अब रेशमा के साथ हसीन का चलने लग जाता है। कुछ हफ्ते हसीन के साथ जो होता है उसके ही मायके के इर्द गिर्द घूमता, फिर कुछ हफ्ते गुजार कर अपने ही नौकरी पेशे के लिए और मौके पर अब देहरादून चला जाता, वहाँ कुछ दिन काम करता, फिर दोबारा मिलने के लिए इधर जो होता खुद रेशमा से उसके मायके में आ जाता। लेकिन मायके में काफ़ी आना जाना जो होता है उसके मायके वालों को भी मन भा जाता है, क्योंकि मायके वाले के पारिवारिक रिश्ते जो होते पूरी तरह से इधर जाकर अब हसीन से बन जाते हैं। और जब हसीन से बन जाते हैं हसीन बड़ी जल्दी जो होता है रेशमा के मायके वालों को मना लेता है, जिसकी वजह से उसके मायके वाले भी अब हसीन और रेशमा के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। और रेशमा जो होती है उसी वक्त जाकर अब हसीन को अपने साथ लेती है और लेकर जाकर ठीक जो होता है उसी नाहटौर में एक कमरा खुद लिवाती है और वहीं पर रेशमा और हसीन दोनों मिलकर रिलेशन में एक बच्ची को लेकर साथ रहना शुरू कर देते हैं। खूबसूरत तरीके से की जो ज़िंदगी होती है बीतता शुरू हो जाता है। ऐसे बीतते बीतते जब 1 साल का वक्त बीतता तो रेशमा जो होती है गर्भवती हो जाती है। अचानक गर्भवती होने की जो खबर होता है हसीन को लगता है उसी समय उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। बार बार कोशिश करता है कि रेशमा जो होती इस बच्ची का मुंह ना देखे, लेकिन रेशमा के जिद के आगे जो होता हसीन पूरी तरह से टूट जाता है और जिसकी वजह से रेशमा अब ठीक एक बच्ची को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद रेशमा के टोटल 2 बच्चियाँ हो जाती है। अब कैसे न तैसे कर रेशमा उस बच्ची का जो नाम होता है अब आयासा रखवा देता है। आयासा नाम की जब बच्ची आती है तो घर में खुशियों का 4 चांद भी लग जाता है। अब कैसे न तैसे तरीके से जो होता है हसीन और आयासा की जो ज़िंदगी होता है अब दोनों बेटियों के साथ बीतने लग जाता है। लेकिन कुछ हफ्ते जो होता है इधर हसीन अब नाटौर में रहता, हफ्ते गुजारने के बाद सीधा का सीधा अब नौकरी के लिए दून के ही ब्रह्मपुरी जो जाना माना इलाका पड़ता उसी में पटेल नगर भी पड़ता है और उसी में ही एक टिम्बर का फैक्ट्री होता, काम करने के लिए मौके पर चला जाया करता था, वहाँ भी रहता। और जब मौका पाता छुट्टी उट्टी पाने के बाद जो होता है नाटौर आता, फिर कुछ वक्त गुजारता। अब सिलसिला से चलते चलते लगभग कई सालों का वक्त बीत जाता है। तो इसी बीच जो होता है जब भी इधर अब कभी भी परिवार वालों का दिक्कतों का जो सामना होता है रेशमा को करना पड़ जाता। रेशमा को एहसास होता कि आखिर पति के साथ हमें भी रहना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में रहकर हमें अपने तीनों बच्चियों को लेकर जिल्लत भरी जीना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और जब भी इधर हसीन जो होता है रेशमा के सामने पड़ जाता है तो रेशमा जो होती सीधा सीधा यही जवाब सवाब करती कि आखिर अपने साथ हमें कब देहरादून ले चलोगे। और जैसे ही अब यह बात हसीन सुनता उसी समय उसके पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाती है, बड़ी मुश्किल में पड़ जाता कि आखिर जो होता है देहरादून में रहकर अब रेशमा के 100 श्रृंगार के खर्चे और साथ में एक बड़ी होती बेटी का खर्चा कैसे झेला जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में रहकर हमारी इतनी तना भी उतना नहीं मिल पा रहा है कि आखिर पारिवारिक खर्चा बड़े बेहतर तरीके से चले। यही सब सोच समझ कर हसीन के मन में जो होता है अपने साथ ले जाने के लिए रेशमा के लिए कोई जुगाड़ पानी ना बन पा रहा था, जिसकी वजह से अब रेशमा हसीन के बीच थोड़े बहुत आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और तभी जून का महीना होता है और जब जून का महीना होता है उसी महीने में इधर जो होता है 1 हफ्ते का छुट्टी लेकर हसीन अब नाटौर पहुंच जाता है। अब कमरे पर कैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए घुस जाता है तो उसी वक्त रेशमा सामने खड़ी होकर तितलाते हुए कहने लग जाती है कि आज हमें शाम को ही तुम्हारे साथ अब देहरादून जाना ही पड़ेगा। भले तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे ही कंपनी में हमें नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन हमें वहाँ तुम्हारे साथ रहना मंजूर है, क्योंकि हमारे इलाके में हमारी जो होती है यहाँ अकेले 2 बच्चियों के साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही और यह बदनामी हमारे अकेले बस की बात नहीं है। उधर बगल में खड़ी हुई एक 14 साल की बच्ची होती है और बच्ची जैसे ही हसीन को देखती अब्बू अब्बू कहकर पास दौड़ जाती, कहने लग जाती कि अब्बू हमें आपके साथ रहना है, क्योंकि इस इलाके में रहकर काफ़ी सारी हमारी जो सहेलियाँ होती हमें भी काफ़ी सारे सवालों का जवाब देते हुए उनके सामने कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ जाता है। आखिर अब्बू के सामने हम कब तक झूठ बोलेंगे। और इस तरह की जब बात होता है हसीन सुनता है तो बड़े समय पड़ जाता है, सोचने लग जाता है कि आखिर कब तक इन तीनों का सामना यहाँ आकर हम करते रहेंगे। कैसे ना तैसे उतर जो होता है हसीन को दिलासा दिलाता था, ठीक है हम चलते हैं देहरादून, वहाँ जो होता है एक कमरा लेंगे और छोटा मोटा सस्ता मस्ता कमरा लेंगे और वहीं पर तुम लोगों का ठिकाना बनवाएंगे। तसल्ली दिलवा देता और देहरादून जब पहुँचता है, पहुँचने के बाद पूरे रास्ते भर में सोच कर परेशान हो जाता कि आखिर इतने महंगे शहर में
यहाँ कमरा कैसे मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो आखिर कमरे का किराया और साथ में रेशमा और उसके अपने दोनों बच्चों का खर्चा हमसे तो ना झेला जाएगा। काफ़ी सारे जो सवाल होते हैं इधर हसीन के मन में आना शुरू हो जाते हैं और खर्चे बर्चे की वजह से उसी समय ठान लेता है क्यों ना आप तीनों को मिलकर हमेशा हमेशा के लिए अब रास्ते से ठिकाना लगा दिया जाए। यही सब सोच साझ कर अब हसीन उसी समय एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बना लेता है। और तभी ठीक जो होता है, अब जैसे ही 22 जून साल 2024 का दिन होता है, उसी दिन जो होता है हसीन मौके पर तो इधर धुंध होता है और वहाँ से रेशमा के पास फ़ोन कर देता है। कहने लग जाता है कि दोनों बच्चियों को साथ लो और लेने के बाद सीधा का सीधा बस पकड़ कर देहरादून आ जाओ। यह बात जैसे ही इधर दूसरी तरफ है अब रेशमा की अपनी बड़ी बेटी सुनती है, सुनने के बाद उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि वह सोच लेती है कि आज तो अब्बू के साथ हमारा अपना जो होता है और करीबियाँ मिट जाएगी और साथ में अब्बू के साथ रहकर अब ज़िंदगी आगे बढ़ पाएगी। यही सब सोच साझ कर अब रेशमा की अपनी जो बड़ी बेटी होती है मौके पर उसके खुशियों का घुटना नहीं रहता है। अब आयात यही बात सोच कर अपनी मम्मी के सामने बार बार जिक्र करती कि जल्दी चलो काफ़ी लेट हो रहा है। अब जैसी शाम का टाइम होता उसी वक्त जो होता है इधर खुद रेशमा आयात है और साथ में अपनी छोटी बेटी अयासा को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर नाहटौर के ही बस स्टैंड पहुँचती है और वहाँ से IRCTC एक बस पकड़ती है और ठीक टिकट कटवाती है अपने दोनों बच्चियों के नाम और बस में बैठ जाती है और बैठने के बाद काफ़ी घंटों का सफ़र तय करती है और देहरादून पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही देहरादून पहुंचती है तो बस में से तो अपने दोनों बच्चियों को लेकर और बाहर निकल जाती है और कुछ दूर का सफ़र तय करती है तो एक दुकान होता है। उसी दुकान पर अब पहले से बाइक लेकर खड़ा होता है अब हसीन। लेकिन हसीन को जैसे ही उसकी बड़ी बच्ची देखती है, देखने के बाद अब्बू अब्बू कहकर करीब चली जाती है और गले लगा लेती है। और इधर रेशमा जो होती है अब बाइक पे जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है अपनी छोटी बेटी अब इधर आयासा को लेकर और बाइक का हैंडल जो होता है इधर हसीन पकड़ लेता और बाइक चलाते चलाते अपने उसी टिम्बर फैक्ट्री में पहुंच जाता है। और शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में मौके पर जो होता है अपनी फैक्ट्री में जब पहुँचता है पूरा सुनसान इलाका होता है। वह जो फैक्ट्री होता है अब एक फोम का फैक्ट्री होता है। काफ़ी सारे फोम का वहाँ निर्माण हुआ करते थे और फोम लेता है बढ़िया सा वहीं बिछला देता है, फिर अपना खाना पीना खाता है और बच्चों के साथ जो होता है उसी फोम पर अब पत्नी के साथ सो जाता है। जैसे रात का अब 1 बजे का आसपास का टाइम होता है उसी वक्त हसीन उठने के बाद जो होता है तौर तरीके वाला व्यवहार तो देखता है और मिलकर वहीं तीनों के साथ गला दबाकर बेरहम तरीके से अब हत्या कर देता है। लेकिन हत्या के बाद जब इधर हसीन को तौर तरीके वाला होश आता है तो उस समय पछताव के अलावा तो कुछ हसीन के पास बचता ही नहीं है। और वहीं तीनों को बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ा ही साजिशनुमा खतरनाक प्लान बनाता है क्योंकि उसी कंपनी में जो होता है मौके पर 2 प्लास्टिक के बैग पड़े होते हैं जो ब्लू डार्ट कोरियर से आए हुए थे। दोनों बैग को लेता है और लेने के बाद दोनों बच्चियों को बॉडी को लेता और बिन कपड़े के कर उसी बैग में तौर तरीके से पैक कर लेता और लेने के बाद ठीक जो होता है अपने फैक्ट्री से कुछ दूर पीछे जो होता है एक कूड़े का ढेर का अंबार होता है। उसी कूड़े के ढेर के अंबार में ले जाकर अब दोनों बच्चियों का उसी बैग सहित जो होता है ले जाकर वहीं डंप कर देता है। लेकिन काफ़ी घंटे का वक्त जब बीत जाता है इधर रेशमा के बॉडी को ही उसी एक फोम गत्ता होता उसी गत्ते में तौर तरीके से लपेटता और लपेटने के बाद बॉडी को उठाता है और सुबह के करीब जो होता ले जाकर बॉडी उसी कूड़े के ढेर में दबा देता है। और रेशमा का मोबाइल और साथ में उसका पर्स जो होता है अपने पास रख लेता है और फिर फैक्ट्री में पहुंचता है। फिर रेशमा का एक जो होता है तौर तरीके वाला बढ़िया सा पर्स होता है। उसी पर्स में रेशमा का मोबाइल और साथ में उसके कुछ अपने कागजात तौर तरीके से छुपा देता है और फिर वहाँ से तुरंत का जो होता है अपने ठिकाने पर तौर तरीके से जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इधर 4 दिन का वक्त जब बीत जाता है तो रेशमा के जो मायके वाले होते हैं फ़ोन मिलाकर रेशमा के पास परेशान हो जाते हैं और रेशमा के बारे में कोई भी सूचना ना मिल पाता है जिसकी वजह से रेशमा के अपने माता पिता जो होते हैं रेशमा की तलाशी करने के लिए इधर उधर फ़ोन मिलाते हैं। लेकिन तब भी रेशमा के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है तो पास नाटौर थाने में जाते हैं और रेशमा उसकी दोनों बच्चियों का गुमशुदा का मुकदमा अब दर्ज करवा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 4 दिन बाद जो होता है पुलिस का हथकंडे जो होता है और रेशमा उसकी दोनों बच्चियों को बॉडी एक कूड़े के ढेर में बरामद हो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों अब पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर खुद हसीन के द्वारा आता है पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सोचकर काफ़ी अस्तम्भ सा रह जाती है और पुलिस की टीम इधर
हसीन के तहरीर पर उसका अपना बाइक और साथ में मोबाइल और साथ में पर्स और कुछ जेवर जो होते हैं वो उसकी टीम अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद हसीन को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती और कोर्ट में हसीन के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क आप ज़रूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे वीवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे वीवर हैं दिनेश सिंह जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं, और अजय जी जो इधर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और राम किशोर जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, और साथ में बड़े ही प्यारे वीवर है संजीव सिंह और जो इधर उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे व्यूवर हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।